तो अभी ब्रेक से पहले हमने पढ़ा था राइट्स क्या क्या है, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, बोलो डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसीजन। हाँ तो बोलो डिसीजन, आवाज आ रही है? हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ वो नहीं, आपको नहीं, वो सिस्टम में। हरिओम 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 स्वाहा। चलो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अभी आप देखो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी कौन सी है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मतलब क्या हो जाएगा, तीनों की, मतलब सभी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी, बराबर, मतलब तीन पार्टनर्स है, तीनों पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मतलब तीनों की कॉमन है, क्लियर। और इंडिविजुअल पार्टनर की प्रॉपर्टी मतलब क्या, अगर कल जाके बिजनेस बंद होता है, उसने कोई खुद की प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए, तो वो अकेला वो एसेट वापस लेके जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्म में मान लो कि कंप्यूटर की जरूरत है, तो पार्टनर कह सकता है घर पे एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो हम लेके आ सकते हैं, तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, हु इज यूजिंग द फर्म, सॉरी हु इज यूजिंग दैट एसेट, हु इज यूजिंग फर्म, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है, पार्टनर। कोई दूसरा यूज कर रहा है इस वजह से प्रॉपर्टी उसकी हो गई, ऐसा नहीं कह सकते, ओनरशिप और पोजीशन का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो पार्टनरशिप फर्म की कौन सी प्रॉपर्टी, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो कैपिटल आने के बाद में अपने कैपिटल से परचेस की, फर्म के प्रॉफिट से जो आपने परचेस की, वो एसेट किसकी है, फर्म की है, उसके ऊपर किसका हक है, सभी पार्टनर्स का। और तीसरी चीज, जो फर्म का गुडविल होता है उसके ऊपर किसका हक है, सभी पार्टनर्स का। तो जो फर्म ने कैपिटल से परचेस की, जो फर्म ने प्रॉफिट से परचेस की, और जो फर्म का गुडविल है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी है। समझा है? फिर से बोलो, किसकी, कैपिटल से परचेस की, दूसरा कैपिटल से परचेस की, दूसरा क्या, प्रॉफिट से परचेस की, और तीसरा क्या, गुडविल। ये तीनों क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टनर की या फर्म की, फर्म की। याद रहेगा, ये तो यहां पे एनालिसिस ऑफ सेक्शन 14 में दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए। ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच पार्टनर मे हैव ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक एज ए कंट्रीब्यूशन, मतलब क्या, वहां पे लिख देना, एसेट परचेस फ्रॉम कैपिटल, एसेट्स परचेस फ्रॉम कैपिटल, या कैपिटल की बजाय वो क्या है कि कैपिटल काइंड्स में भी ला सकते हैं ना, तो वो भी किसकी एसेट है, फर्म की। दूसरा ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड और परचेस बाय द फर्म फॉर द पर्पज एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस चलाते वक्त, फ्रॉम द, वहां पे लिख देना फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, बिजनेस चलाते वक्त, और परचेस की, कहां से परचेस की, प्रॉफिट हो गए ना बिजनेस से, वहां से परचेस की। और तीसरा क्या है, गुडविल ऑफ द बिजनेस। ये तीन किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी है, फर्म की। और देखो इंडिविजुअल पार्टनर की प्रॉपर्टी है, सिर्फ फर्म यूज कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी बन जाती है, पार्टनर की। यूज करने से प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज नहीं होती है, यहां पे याद रखना, ठीक है। तो अंडरलाइन करना, द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन वेदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज और इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द रियल इंटेंशन और एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। Thus, mere fact that the property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not by itself make it partnership property. सिर्फ यूज की जाए पार्टनरशिप में, इसका मतलब ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं बनती है, क्लियर, नहीं बनती है। आगे गुडविल, तो गुडविल यहां पे अभी हमने पढ़ा, गुडविल किसकी प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी है। तो यहां पे वही दिया है जो हमने ऊपर पढ़ा, सेकंड लाइन में अंडरलाइन करना, टू बी रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ में बताया, गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलने वाला है बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। और ये फर्म की प्रॉपर्टी है, बार बार वही बोल रहे हैं, लास्ट में भी वही बोला है, गुडविल इज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कौन सी है, अंडरलाइन करना, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू द पार्टनर। ये किससे पता कर सकते हैं, एक तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी, ये तो प्रॉपर्टी फर्म की है, कौन कौन सी, कैपिटल नहीं है,
एसेट परचेस्ड आउट ऑफ कैपिटल और कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या था, एसेट परचेस्ड फ्रॉम रेगुलर बिजनेस, आउट ऑफ रेगुलर बिजनेस मतलब प्रॉफिट से। और तीसरा क्या, गुडविल। ये तो फर्म की ही प्रॉपर्टी रहती है, और इसे छोड़ के बाकी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये फर्म की प्रॉपर्टी है पार्टनर की, ठीक है, तो मेनली आपको क्या है कि एग्रीमेंट में कुछ लिखा है कि ये देखना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली किसकी हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है, इंडिविजुअल पार्टनर की हो सकती है। क्लियर। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, तो इसमें तो ये कहां पे यूज करनी है, देखो फर्म की प्रॉपर्टी है तो कहां पे यूज करनी है, फर्म के लिए ही यूज करनी है। बराबर, पर्सनल यूज के लिए उसे रखना है क्या, नहीं। बहुत सी बार फर्म के लिए परचेस किया, पर्सनल यूज कर पार्टनर, तो ऐसा हो सकता है, तो ये यूज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर द बिजनेस ऑफ फर्म। तो यहां पे अंडरलाइन करना, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म शैल बी यूज्ड बाय पार्टनर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। सिर्फ बिजनेस के लिए ही यूज करना है। लास्ट मतलब अगला पॉइंट, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर। अभी आप देखो, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, ये भी एक डायग्राम लिख लेना। पर्सनल प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं, पर्सनल प्रॉफिट्स पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर। पर्सनल प्रॉफिट मतलब क्या, फर्म का नहीं है, जो उसने अलग से कमाया। अभी अलग से कमाया तो आपको ये सोचना है वो कैसे कमाया, मतलब कहां से कमाया, बाय कैरिंग ऑन सेपरेट बिजनेस और नॉन कंपीटिंग बिजनेस। नॉन कंपीटिंग का मतलब क्या है, नॉन कंपीटिंग का मतलब क्या है, सेम बिजनेस नहीं है, फर्म का अलग है, ये डिफरेंट बिजनेस है। नॉन कंपीटिंग का मतलब क्या है, सेम बिजनेस नहीं है, ये अलग है। एंड बाय कैरिंग ऑन क्या, कंपीटिंग बिजनेस। बाय कैरिंग ऑन नॉन कंपीटिंग बिजनेस मतलब आप अलग बिजनेस करो, पार्टनरशिप का बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है, उस बिजनेस से आप प्रॉफिट कमाते हो। तो ऐसी केस में क्या आपको अलग बिजनेस करना अलाउड था, ये आपको एग्रीमेंट में चेक करना पड़ेगा। और आपको अलाउड नहीं था बिजनेस करना, फिर भी आप बिजनेस कर रहे हो, उससे पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हो, तो क्या होगा, आपको अलाउड नहीं था पर्सनल बिजनेस करना, एग्रीमेंट में रिस्ट्रिक्शन था, फिर भी आप पर्सनल बिजनेस अलग एक बिजनेस करो, उससे प्रॉफिट कमा रहे हो, तो क्या होगा, ये जो प्रॉफिट कमाया वो शेयर करना पड़ेगा, हाँ या ना। आंसर इज नो। क्या संबंध, काय संबंध, हाँ ये अलग बिजनेस है ना, आपका बिजनेस अलग चल रहा है, वो अलग बिजनेस कर रहा है। ओके, कौन से केस में, ये केस में मतलब ये बोलो कंपीटिंग। हाँ, आपने अगर सेम बिजनेस स्टार्ट किया और उससे कुछ कमाया तो बाकी पार्टनर हक मांग सकते हैं कि ये तुमने गलत किया। गलत क्या किया कि वो जो बिजनेस मिल रहा है वो फर्म में लाना चाहिए था तुमने, तुम पर्सनली उसे कमा रहे हो, तो इसके ऊपर हमारा भी हक बनता है। ये कौन बोलेगा, पार्टनर। अगर कंपीटिंग बिजनेस हो तो कंपीटिंग बिजनेस करके प्रॉफिट कमा रहे हो तो सभी का हक बनता है। लेकिन आप अलग बिजनेस करके प्रॉफिट कमा रहे हो तो उस केस में क्या हो जाएगा कि उसमें आप सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो, अगर उसने एग्रीमेंट के खिलाफ जाके बिजनेस स्टार्ट किया तो। समझ आए, यहां पे देखो कंपीटिंग बिजनेस, ठीक है, आप जिस चीज के लिए साथ में आए थे, ठीक है, वही उसने अलग से स्टार्ट कर दी। हाँ, तो उसने जो भी प्रॉफिट कमाया, जो भी किया, उसके में आप आपका भी हिस्सा मांग सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर। और उसने अलग जिस एक्टिविटी के लिए साथ में आए थे उससे अलग कोई एक्टिविटी स्टार्ट करके बिजनेस उससे प्रॉफिट कमाया, तो उसमें आप अपना हक नहीं मान सकते। यहां पे कैसे, कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस, इसमें कैसा होता है, सेम टाइप का बिजनेस, सिंपल रूल है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, भाई ना, सबका हक होगा उसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये कहां पे होता है, कंपीटिंग बिजनेस में। लेकिन नॉन कंपीटिंग बिजनेस में उसका अलग खुद का कद्दू है।
वो कटेगा तो आपको नहीं मिलेगा, वो बटेगा नहीं, अलग है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे याद रखना कंपीटिंग बिजनेस विथ और विदाउट यूजिंग, फर्क नहीं पड़ता उससे, विथ और विदाउट यूजिंग फर्म नेम ऑब्लिक फर्म क्या प्रॉपर्टी, इससे फर्क नहीं पड़ता। कंपीटिंग बिजनेस करो विथ और विदाउट यूजिंग फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? अदर पार्टनर्स क्या में शेयर ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, शेयर ऑफ पर्सनल प्रॉफिट। और नॉन कंपीटिंग बिजनेस है नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन ऑन सेपरेट बिजनेस, देखो आपको अगर सेपरेट बिजनेस कोई भी करना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला था फिर भी आप कर रहे हो प्रॉफिट कमा रहे हो, तो क्या मांग सकते हैं पार्टनर्स? डैमेजेस, ओनली डैमेजेस, ओनली डैमेजेस। समझ में आया? आपको रिस्ट्रिक्शन डाली थी कि आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते जब आप पार्टनरशिप में हो और आप बिजनेस कर रहे हो अदर टाइप का, अदर टाइप का है जो बिजनेस फर्म के बिजनेस से मैच नहीं करता है, तो पार्टनरशिप डैमेजेस मांग सकते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मांगेंगे। और प्रॉफिट का हिस्सा कहां पे मांगा जाएगा? कंपीटिंग, सेम टाइप का बिजनेस करो, मतलब आपने क्या करना चाहिए था? सेम टाइप का बिजनेस आया तो फर्म में लेके आना चाहिए था ना। आया समझ में? ये तो गलत हो गया। मतलब क्या है कि आपके पास एक पर्सन आता है वो गुड्स मांगने के लिए, ठीक है, आप पार्टनरशिप फर्म में हो तो सभी का फायदा करवा के देने के बजाय आप खुद का फायदा करवा, तो जब ये बाकी पार्टनर्स को पता चलेगा तो उस वक्त प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नो रिस्ट्रिक्शन, नो डैमेजेस, नो शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, वो कर सकता है खुद का बिजनेस। तो फिर से वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद प्रॉफिट कमाता है फ्रॉम सेम बिजनेस, तो बाकी पार्टनर हक मांग सकते हैं प्रॉफिट में, यस। लेकिन वो अदर टाइप का बिजनेस स्टार्ट करता है तो अदर टाइप का बिजनेस उसमें देखना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। रिस्ट्रिक्शन नहीं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो कर सकता है। और रिस्ट्रिक्शन थे फिर भी उसने बिजनेस किया तो क्या डैमेजेस, तो क्या डैमेजेस, यस। आगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म। ओके, फर्म में कोई चेंज होता है, फर्म में कोई चेंज होता है मतलब क्या, इसे कहा जाता है रिस्ट्रक्चरिंग। फर्म का रिस्ट्रक्चरिंग हो गया मतलब क्या, पार्टनर नया आ गया, ठीक है। कौन कौन से रीजन वहां पे देखो, वेयर द न्यू पार्टनर, वेयर न्यू पार्टनर और पार्टनर कम इन, वेयर सम पार्टनर और पार्टनर्स गोज आउट, वेयर द पार्टनरशिप कंसर्न कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन बिजनेस फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली फॉर्म, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया, ओके। और आगे where the partnership business is carried on after the expiry of term fixed। अभी अब देखो नया पार्टनर आ गया, पहले पार्टनरशिप 2 लोगों की थी, अभी 3 लोगों की है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था पार्टनरशिप का वो चेंज हो गया ना। पहले हम क्या बोलते थे 2 में पार्टनरशिप है, अभी क्या है 3 लोग आ गए ना। तो बेसिकली फर्म में पार्टनर एडमिट होता है, जाता है, तो उस केस में क्या होता है, फर्म का स्ट्रक्चर चेंज होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था 2 लोग मिल गए 6 महीने के लिए बिजनेस करेंगे, और कौन सा बिजनेस करेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। बाद में डिसाइड हो गया कि फर्म कहां पे स्टार्ट करनी है, बाद में वहां पे फर्म का नाम क्या हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फर्म का, कितने लोग कौन सा बिजनेस कितने दिन के लिए करेंगे, ठीक है, कितने लोग, फिर से बोलो, कितने लोग कौन सा बिजनेस कितने दिन के लिए करेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बाद में यहां पे देखो कि प्लेस कहां पे हो तो चेंज होता रहेगा, उससे डिसाइड नहीं होता कि बिजनेस कितना वहां पे या बिजनेस कौन सा चलने वाला है। तो फिर से बोलो, कितने लोग कितने दिन तक कौन सा बिजनेस करेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उसमें नया पार्टनर आ गया तो कितने लोग चेंज होता है ना,
एक पार्टनर जाता है, कितने लोग चेंज होता है, बाद में वहां पे क्या हो गया कि फिक्स पीरियड के बाद में भी आपने कंटिन्यू किया तो जो बेसिक था वो फिर से चेंज हो गया, कितने दिनों तक, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, कौन सा बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया तो उस केस में भी वहां पे चेंजेस हो जाते हैं। अभी देखो ध्यान देना, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या चेंज होती है पार्टनर्स की, तो कुछ चेंज नहीं होती है, सिंपल बात है, कुछ चेंज नहीं होती है। मतलब पहले से वहां पे देखो, हो सकता है अगर आप स्पेसिफिकली डिसाइड करो, लेकिन पहले भी आप प्रॉफिट इक्वली शेयर करते थे, नया पार्टनर आ गया तो क्या करोगे, डिसाइड नहीं है तो क्या करोगे, इक्वल ही दोगे ना उसे, मतलब राइट्स वहां पे भी चेंज नहीं हुए। तो राइट्स कहां पे चेंज होता है, सिर्फ पहले फिक्स पार्टनरशिप में जाना हो तो कंसेंट लेनी पड़ती थी, अभी क्या करना पड़ता है, देखो फिक्स पार्टनरशिप में आपको जल्दी जाना हो तो कंसेंट लेनी पड़ती थी, लेकिन फिक्स पीरियड के बाद में भी बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में वो क्या बन जाएगी, विल, पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। तो फिर से बोलो, कितने लोग कौन सा बिजनेस कितने दिन तक करते हैं, तो कितने लोग, उसमें क्या हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, भाई बाद में क्या, कौन सा बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है, और तीसरा क्या, कितने दिनों तक, तो टाइम पीरियड डिसाइड हो बाद में चेंज हो गया, ठीक है। तो उस केस में चेंजेस क्या होते हैं, तो आफ्टर चेंज इन फर्म, तो यहां पे देखो इसे कहा जाता है, ऊपर लिख देना, ऊपर हेडिंग के लिख देना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसे क्या कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसे मेन हेडिंग देना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, नहीं तो आपको बाद में समझेगा नहीं व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी जो पढ़ा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म, ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे लगता है तो लिख सकते हो, कितने लोग कौन सा बिजनेस कितने दिनों तक करेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कितने लोग कौन सा बिजनेस कितने दिनों तक करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, बराबर। तो कितने लोग में, एडमिशन, रिटायरमेंट, कौन सा बिजनेस, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, और तीसरा क्या, कितने दिनों तक, वो फिक्स पार्टनरशिप हो, तो वहां पे लिख देना, राइट्स एंड ड्यूटीज विल नॉट चेंज, rights and duties will not change except, rights and duties will not change except, except क्या, except notice for retirement is required, notice for retirement is required, notice for retirement is required in case partnership changes from a partnership continues after क्या, fixed period, partnership continues after fixed period। आप पढ़ लोगे ना तो वही मिलेगा इसमें, देखो बी पॉइंट देख लो, उसमें वो बता दिया है, whether firm constituted for fixed term continues to carry on business after expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remains the same, but क्या होगा, as they were before expiry, so far they may consistent with the incident of partnership at will। मतलब क्या होगा कि वही कंटिन्यू रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं हो पाएगा, कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। सिर्फ चेंज कहां पे होगा, सिर्फ कहां पे चेंज होगा, जहां पे कंसेंट लेके निकलना पड़ता था पहले, ओके, वहां पे अभी क्या हो जाएगा, क्या, नोटिस देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले क्या थी, फिक्स पार्टनरशिप, अभी क्या हो गई, पार्टनरशिप एट विल। याद है मैंने बोला था कि अगर फिक्स पार्टनरशिप जो है 6 महीने की, 6 महीने के बाद में भी फर्म कंटिन्यू रहती है तो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप एट विल। आगे, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज ये आपको पता है, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, इससे क्या होता है, हु इज लायबल, ऑल पार्टनर्स आर लायबल। आगे अगले, इंप्लाइड अथॉरिटी, अभी मैंने पढ़ाया था ना इंप्लाइड अथॉरिटी, आ गया वो, क्या था इंप्लाइड अथॉरिटी, इंप्लाइड जो अथॉरिटी पार्टनर को किसने दी है, लॉ ने, और लॉ कब अथॉरिटी देता है, जब आपने आपस में डिसाइड नहीं किया। कौन सी अथॉरिटी देता है, रेगुलर बिजनेस चलाने के लिए जितनी चीजें लगती है उसके लिए अथॉरिटी मिलती है। तो रेगुलर बिजनेस में क्या क्या आता है, देखो रेगुलर बिजनेस में क्या क्या आता है, वहां पे दिया है, पहले तो इंप्लाइड अथॉरिटी में अंडरलाइन करना, अगले पेज पे, मतलब 3.25 ना ये उस पे, हाँ
तो देखो, subject to provision of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on the firm binds the firm. क्या बोला? हाँ, तो जो बिजनेस उसने किया है उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल है. सिंपली जो बिजनेस किसने किया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, पार्टनर ने, उसके लिए कौन लायबल है? ओके, रिमेनिंग पार्टनर. द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय द सेक्शन इज कॉल्ड एज implied authority. ठीक है, तो if the in the absence of any usage or custom trade contrary, the implied authority of the partner does not empower him. implied authority में क्या नहीं आता है उन्होंने बोला है. implied authority में क्या आता है? to carry on regular business. तो क्या नहीं आता है ये समझाया उन्होंने. क्या क्या आता है ये मैं तो बोल सकता हूं. सेल ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ठीक है, बाद में और क्या हो सकता है? पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी वर्कर, अगर वर्कर को रखने की जरूरत लगती है तो उसे अपॉइंट करना. ये रेगुलर बिजनेस चलाने के लिए आता है. ठीक है, पैसे कम पड़ रहे किसी के लिए तब तक के लिए, मतलब गुड्स लेने पैसे कम पड़ रहे तब तक के लिए किसी के पास से पैसे बोरो कर लो, ये भी इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है ना. मतलब मुझे गुड्स परचेस करने के लिए पैसों की जरूरत है अभी अर्जेंटली, तो किसी से बोरो किए पैसे, तो वो भी रेगुलर बिजनेस में आता है. रेगुलर बिजनेस में क्या नहीं आता, अंडरलाइन करना, लिख देना. व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन रेगुलर बिजनेस, लिख देना. व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन रेगुलर बिजनेस, और डैश करके लिखना, डैश करके निकला. व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन रेगुलर बिजनेस, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन रेगुलर बिजनेस, उसके आगे डैश करके लिखना. रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? डिसीजन बाय मेजॉरिटी. ये रेगुलर बिजनेस में नहीं आता है और यूनानिमस कंसेंट में भी नहीं आता है. मतलब कहां पे जाएगा ये? मेजॉरिटी में. अकेले से डिसीजन ले सकते हैं कि इसके लिए नहीं. वो बोल रहे इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है. सुना, इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है और इसके लिए सभी लोगों से कंसेंट भी नहीं लेने पड़ते. मतलब क्या लगता है? डिसीजन बाय मेजॉरिटी. कहां पे? सबमिटिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेटर. कौन होता है आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर कौन होता है? क्या होता है आर्बिट्रेटर? आउट ऑफ द कोर्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट कर सकते हो आप. ठीक है, तो उसके लिए जिससे अपॉइंट किया जाता है वो होता है आर्बिट्रेटर. ठीक है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए दोनों पार्टीज मिलकर उनको जो ठीक लगता है वो पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं और वो पर्सन डिसीजन देगा. उसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है. उसके लिए एक एक्ट भी है, आर्बिट्रेशन एक्ट, जो बता रहा है किस तरह से ये प्रोसेस चलेगी, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कैसे हो सकता है. तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका डिसीजन ले सकते हो. लेकिन कोर्ट में नहीं करना है, आर्बिट्रेटर के पास जाना है, उसके लिए बाकी लोगों से पूछो. वो किस में नहीं आता? इंप्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता है. आगे, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज ओन नेम. खुद के नाम से निकाल रहा है फर्म का, तो ये भी अलाउड नहीं है. फर्म का बैंक अकाउंट किसके नाम से होना चाहिए? मतलब सभी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे. आगे, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश क्लेम. क्लेम मतलब क्या? जो पैसे मिलने वाले हैं उसका क्लेम आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो इसमें अकेले के पैसे नहीं जाएंगे, सभी पार्टनर्स के जाएंगे. तो सभी पार्टनर्स से पूछ लो और मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. आगे, विड्रॉ सूट, जो केस फाइल की है उसे विड्रॉ करना चाहते हो तो सभी पार्टनर्स से पूछ लो और उसमें से मेजॉरिटी ने हाँ बोलना चाहिए. आगे, एडमिट एनी लायबिलिटी इन सूट. कोई तो केस अपने ऊपर चल रही, वहां पे जाके आप कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट करते हो तो बाकी पार्टनर्स से पूछ लो, क्योंकि आपके अकेले की लायबिलिटी नहीं, सभी पार्टनर्स उसके लिए लायबल रहने वाले. आगे, एक्वायर इमोबल प्रॉपर्टी. इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना या ट्रांसफर करना, उसके लिए सभी पार्टनर की परमिशन नहीं, सभी पार्टनर्स से कंसल्ट करना चाहिए. वो परमिशन किसकी चाहिए? मेजॉरिटी. क्योंकि यूनानिमस में हमने तो कितने 3 ही पढ़े ना. कौन से? एडमिशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक. आगे, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. फर्म के बिहाफ में पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए भी बाकी लोगों से पूछो. तो कौन कौन सी चीज है जिसके लिए अकेले से डिसीजन नहीं हो सकता, मेजॉरिटी पार्टनर्स ने हाँ बोलना चाहिए, तो उसमें बोलो आर्बिट्रेटर के पास जाना हो. आगे, क्लेम कॉम्प्रोमाइज करना हो. आगे, डिस्प्यूट विड्रॉ करना हो. लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी हो कोर्ट में. ठीक है, और क्या है? इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी हो, परचेस करनी हो. ठीक है, और क्या? बैंक अकाउंट खुद के नाम से ओपन करना हो. ठीक है, और क्या है? एंटर इनटू पार्टनरशिप
ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो इसके लिए बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा ना, ऐसे छोटे छोटे डिसीजन नहीं है, रेगुलर बिजनेस वाले डिसीजन नहीं है, तो उसके लिए बाकी पार्टनर से कंसल्ट करो और परमिशन मेजॉरिटी की चाहिए। फर्क समझ में आया क्या? कंसल्ट आप सभी से करोगे बट परमिशन मेजॉरिटी से लोगे, मतलब कंसल्ट सभी से करना है और मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया तो कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर? तो मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, फर्म के लिए बाइंडिंग करना हो तो क्या करना चाहिए आपने? फर्म के लिए बाइंडिंग कब होगा? सिंपल बात है, अगर वो बिजनेस रिलेटेड, फर्म कब लायबल है? बिजनेस रिलेटेड कोई तो कॉन्ट्रैक्ट किया है, बिजनेस के नाम से किया, मतलब फर्म के नाम से किया है। समझा? सिंपल बात है ना। आप अगर खुद के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शॉप में जाते हो और शॉप में जाते हो वहां से टीवी परचेस कर लेते हो, घर पे लेके जाते हो और कहते हो कि ये बिल जो है वो फर्म के नाम पे भेज दो, क्या फर्म लायबल है? नहीं। क्यों? पर्सनल यूज के लिए, मतलब वो चीजें देख के समझ में आता है कि ये पर्सनल यूज के लिए ली होगी। समझ आया क्या? हाँ, ठीक है। अगर ये समझ में आया पार्टनर ने ये पर्सनल यूज के लिए चीजें ली होगी, पार्टनरशिप के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल टीवी भी हो सकता है ना कि पार्टनर फर्म में लगा हुआ है रिसेप्शन के वहां पे, और कार भी हो सकती है। ऐसे कोई तो एग्जाम्पल बताओ कि जो स्पेसिफिकली पर्सनल यूज के लिए लिया होगा। पतंग यार, अरे करेक्ट है, हाँ ठीक है, काइट, हाँ। कौन सा प्लास्टिक? ठीक है, हाँ हाँ, कौन सा? ऐसा जो डेफिनेटली आपने पर्सनल यूज के लिए लिया होगा, नॉट फॉर द बिजनेस। हाँ, अरे क्या सोच रहे हो, हंस क्यों रहे हो? हाँ बोलो तो सही। हाँ हाँ, ऐसी कोई भी चीज, हाँ, अरे हो सकता है ना, ऐसे कैसे नहीं हो सकता? अभी ये बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड है, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, आप अगर मतलब लेटेस्ट से सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपकी फर्म है, ठीक है, ऐसे केस में आपने टूथब्रश परचेस किया, 10 टूथब्रश परचेस की घर वालों के लिए, सभी के लिए, तो उसमें तो क्लियरली पता चलता है पर्सनल यूज है। और क्या, कोई मेडिकल से आपने मेडिसिन परचेस की, अरे कुछ मेडिसिन परचेस की, ये डालना अपना, ये डालना, मेडिकल में जाता है कि आए वो देना, उसे क्या बोलते वो, हाँ, और सामने वाला मेडिसिन निकाल के देता है, उसे समझ में आता है मेडिसिन चाहिए इसे, हाँ, तो मेडिसिन निकाल के देता है। ठीक है, तो ऐसी केस में ये मेडिसिन जो है वो क्लियरली हम कह सकते हैं क्या, पर्सनल यूज के लिए ये लिया है। अरे हंसने वाली बात क्या है, मेडिसिन लेते नहीं हो कि कभी? मेडिसिन लिए कि नहीं? मेडिसिन लिए ना, और मेडिसिन का नाम नहीं याद नहीं आया, ठीक है, तो आप किसी से फोन करके पूछते होंगे ना, वो सर्दी के लिए यूज होता है आगे, हाँ, ठीक है, ध्यान देना सभी। तो क्लियरली पता चलता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस समझो और कौन सा लिया आपने गुड्स वो समझो, तो आपको पता चलेगा ये पर्सनल यूज के लिए लिया है, बिजनेस यूज के लिए लिया है। और वो पर्सनल यूज के लिए हो तो कंपल्सरी कौन लायबल है? ठीक है, आपके ऐसे खर्चे फर्म उठाए क्या? आपके मेडिसिन के खर्चे फर्म उठाए क्या? नहीं, पक्का? ठीक है, तो उस केस में फर्म उसके लिए लायबल नहीं है। हाँ, उसको कुछ बोलना है? हाँ बोल, कुछ नहीं आया, बोल 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 बोल। फर्म दयालु होगी तो क्या, ऐसा बोल रहा है, फर्म दयालु होगी तो फर्म के नाम पे खर्चे जा सकते हैं क्या? मैंने तो आपको बोला कि म्यूचुअली मर्जी से कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने बोला ही है। वो रूल क्यों भूल जाते हो आप? समझ आ गया? हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स बोलते कि ये खर्चे अलाउड नहीं करने तो नहीं होंगे, सिंपल बात है।
अगर पार्टनर्स कहते कि ठीक है ये खर्चा जो होगा, मेडिकल का जो भी खर्चा होगा वो सभी पार्टनर्स शेयर करेंगे हमेशा। हंस क्यों रहे हो? हाँ समझ में आ गया? हाँ उससे समझ में आ गया बाकी लोगों को? ठीक है। हाँ तो पहले तो रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। देखो आज तक मुझे जितना याद है मैंने कभी भी कोई गलत बात बोली नहीं, एक भी शब्द गलत बोला है क्या? हाँ मेडिकल से जाके मेडिसिन मांगते हो, क्या गलत है? हाँ हंसते क्यों समझ में नहीं आता। हाँ हाँ अरे वो याद नहीं आता ना, कौन सा मेडिसिन बोलूं, मेरा नाम ही पता नहीं है। हाँ अभी मुझे मेडिसिन के नाम पता है क्या? मुझे मेडिसिन के नाम पता है क्या? नहीं पता। हाँ नहीं पता ना नाम मुझे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है चलो। देखो जिसके ख्याल अच्छे है ना उससे मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा ही लगेगा। मैं जो बोल रहा हूँ जिसके ख्याल अच्छे मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा ही लगेगा, जिसके ख्याल बुरे मैं जो बोल रहा हूँ बुरा लगेगा, सिंपल बात। हाँ मुझे मेडिकल से कुछ याद आता है इस वजह से हंसता हूं मैं। हाँ बाकी कुछ रीजन नहीं है। ठीक है हाँ चलो ध्यान दो। और आपके चेहरे पे स्माइल देख के मैं थोड़ी ना रोऊंगा, आपके चेहरे पे खुशी देख के मैं भी खुशी हो जाऊंगा ना, मतलब मैं आप लोगों की खुशी चाहता हूं, उसमें मैं खुश हो जाता हूं। हाँ चलो ठीक है आगे नेक्स्ट। हाँ ठीक है तो किसके लिए? बिजनेस के लिए आपने परचेस किया, पहला पॉइंट, उसमें पहला पॉइंट देखना, द एक्ट डन मस्ट रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ फर्म। फर्म के यूजुअल बिजनेस मतलब रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा क्या? एक्ट इज सच एज इज डन इन फॉर द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस चलाने के लिए और रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड खर्चा होना चाहिए। और तीसरा क्या? द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ फर्म, अंडरलाइन करना, इन द नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम से, okay, or any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। अभी आप कैसे देखो फर्म के नाम से आप साइन कर दो, फर्म तो साइन करनी नहीं आएगी, पार्टनर साइन करेगा ना। पार्टनर ने कैसे साइन करना चाहिए? पार्टनर ने साइन करना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, और नीचे क्या लिखना है? फर्म पार्टनर, ठीक है, और फर्म का नाम लिखना चाहिए। मतलब उससे पता चलता है कि ही इज साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ही इज साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। क्लियर? कोई डाउट है? नो ठीक है। तो ऐसी केस में दस पार्टनर हैज इंप्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म बाय ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द पार्टनरशिप बिजनेस एंड विच आर डन इन यूजुअल वे एंड आर नॉट इन देयर नेचर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किए वो सभी एक्सेप्ट किए जाएंगे। यू मस्ट रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट रिमेंबर क्या? दैट इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में डिफर इन डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है अगर आपकी सीए फर्म है तो उस वक्त आप पैसे बोरो करना, ये रेगुलर बिजनेस में नहीं आता है, पैसों की रेगुलरली जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीए फर्म में आप हो तो लोन लेना हो, पैसे लेने हो, किसी से बोरो करने हो तो बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा। बट आपकी अगर ट्रेडिंग फर्म हो जहां पे गुड्स परचेस करना, सेल करना रेगुलर एक्टिविटी, वहां पे तो पैसे लगते ही है। ठीक है तो वहां पे आप बोरो करना चाहते हो किसी से पैसे टेम्परेरी, तो उस केस में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है? बट सीए फर्म में बोरो करने की क्या जरूरत पड़ेगी? समझ में आ रहा है? उसमें तो रेगुलर मतलब क्या है कि 2 लाख का गुड्स लेके आना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है तो वहां पे आपको बाकी पार्टनर से पूछना पड़ेगा। ठीक है तो आगे, हाँ, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी, क्या चेंज? ये आप मुझे बताओ, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्या इंप्लाइड अथॉरिटी पार्टनर की एक्सटेंड या रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं? है ना? इंप्लाइड अथॉरिटी जो लॉ ने बताई है वो अथॉरिटी हम पार्टनर की बढ़ाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, हो सकता है। अरे कितनी बार बोलो आप लोगों को, बढ़ानी है, अथॉरिटी उससे ज्यादा देनी है, या उसकी जो इंप्लाइड अथॉरिटी वो भी निकाल लेनी है। कर सकते हो क्या? कैसे?
ठीक है, एग्रीमेंट, उसके लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट, तो वहां पे लिख देना, ठीक है। द पार्टनर, अंडरलाइन करना नहीं तो, द पार्टनर इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन करना, बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर एक्सटेंड और स्ट्रिक्ट द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। आगे अंडरलाइन करना, द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर मे बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इफेक्टिव रहेगा कब, थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, थर्ड पार्टी को थोड़ी ना पता है, वो तो बेचारा क्या, ओके वो अनजान है, हाँ, और अनजाने में क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, ट्रांजैक्शन कर देता है, किसके साथ, पार्टनर के साथ। हाँ हाँ वही तो, मैं सच में अभी मेडिकल में जाके कोई तो मेडिसिन मांगने वाला हूं, अभी उस मेडिसिन का नाम पता नहीं, मतलब ये स्टूडेंट्स कुछ भी बात पे हंसते हैं, हाँ इनको मेडिसिन, कौन भी फ्लेम, हाँ ये क्या है, क्या होता क्या है उससे मैंने पहले सुना इकोनॉम, क्या होता है उससे, ये बोल रहे जीडीपी बढ़ता है उससे कुछ भी, किसके साथ कुछ भी जोड़ दिया, हाँ चलो, हाँ ध्यान दो, and third party does not know that he is dealing with the partner of a firm, partner in a firm, ठीक है। तो इंप्लाइड अथॉरिटी भले रिस्ट्रिक्ट की हो फिर भी, ओके एक देखो, ये जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कब एप्लीकेबल बनते हैं, अगर किसी थर्ड पार्टी को पता हो कि ये रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर डाले गए, उसे यही पता नहीं कि वो पार्टनर के साथ डील कर रहा है, तो ऐसे केस में वहां पे क्या है कि थर्ड पार्टी के लिए वो रिस्ट्रिक्शंस इफेक्टिव बन जाते हैं। इसका मतलब क्या बनता है कि उसे मालूम था कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कौन लायबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन, ओके फर्म रिस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं, वो आपस में दोनों देख लेंगे, समझ में आ गया। आगे, हाँ, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पैसे पार्टनर के पास दे दिया और पार्टनर ने उसे पर्सनल यूज के लिए यूज कर दिया, एक कस्टमर आया, कस्टमर ने पैसे किसके दे दिए, पास दे दिए, पार्टनर के पास, पार्टनर ने उसे पर्सनल यूज के लिए रख लिया, ये पर्सनल यूज किया, तो अभी ध्यान दो, सभी ध्यान देंगे ठीक से, अभी क्वेश्चन ये है कि जो कस्टमर ने पैसे दिए और पार्टनर ने मिसयूज किए, तो उसके लिए वहां पे डबल पैसे कस्टमर से मांगे जा सकते हैं या नहीं मांग सकते, नहीं, लेकिन वो कस्टमर आ गया, उसने माइनर, अपने यहां पे जो माइनर था उसके पास, माइनर पार्टनर था उसके पास पैसे दे दिए और माइनर ने उसने चॉकलेट गोली के लिए वो उसने यूज कर लिए, अभी वो फर्म के पास से, मतलब वो कस्टमर के पास से डबल पैसे मांगे जा सकते हैं या नहीं मांगे जा सकते, ठीक है, तो ध्यान रखना, उसके लिए रूल है स्पेसिफिकली। अगर एक्टिव पार्टनर को पैसे दिए गए और एक्टिव पार्टनर ने मिसयूज किए, मतलब अगर एक्टिव पार्टनर को मिल गए, मतलब फर्म को मिल गए, समझा था ना, तो उस केस में फिर से पैसे मांगे नहीं जा सकते, बट आपने एक्टिव पार्टनर को नहीं दिए, किसी और को दे दिए, माइनर स्लीपिंग पार्टनर उनको किसी को दे दिए, तो ऐसे केस में फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे, और जिसको आपने पैसे दिए तो उससे वापस मांग लो, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, यहां पे लिख लेना, यहां पे लिख लेना। हाँ
बाय पार्टनर। अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय क्या? अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय एक्टिव पार्टनर। देखेंगे ना, फर्म कैनॉट क्लेम फ्रॉम डेटर्स। अगेन, फर्म कैनॉट क्लेम फ्रॉम डेटर्स अगेन। क्या? हाँ, जगह का नाम बोला क्या उसने? नहीं? क्या बोला? हाँ ठीक है, यूज्ड इट इन विदाउट बिफोर। देखो मैंने दो सिचुएशन बना दी। ओके, वो पार्टनर ने डिपॉजिट किया और बाद में मिसयूज हो गया तो फर्म लायबल है। बराबर, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, बाद में फर्म लायबल। एंड यहां पे अगर उसने डिपॉजिट किया नहीं, डायरेक्टली यूज किया, फर्म इज नॉट लायबल। फर्म इज नॉट लायबल। फर्म इज नॉट लायबल। क्लियर? हाँ, आगे। हाँ, आगे देखना, यहां पे क्या दिया है? इट मे बी ऑब्जर्व दैट वर्किंग ऑफ टू क्लॉजेस, ऊपर दिया है सबसे पहले ए, अ पार्टनर एक्टिंग विद इन द अथॉरिटी रिसीव्स मनी and misapplies it, and firm in the course of business receives money from third party and money or property is misapplied by any of the partner while it is in custody of firm। तो उसके लिए कौन लायबल है? दोनों के लिए, ए एंड बी के लिए लिख देना, ए एंड बी के लिए लिख देना, फर्म इज लायबल। दोनों में फर्म लायबल है क्योंकि एक्टिव पार्टनर के पास आ गया था और दूसरा क्या था, फर्म की कस्टडी में आ गया तो बाद में मिसयूज हो गया। ठीक है, अभी एक क्लॉज ए मिल गया,
क्लॉज ए covers the case where partner acts within the authority and due his authority as partner he receives money and property belonging to third party and misapplies that money and property. ठीक है, तो उस केस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट मनी शुड हैव एक्चुअली कम इनटू द कस्टडी ऑफ फर्म. अगर एक्टिव पार्टनर के पास दिया तो फर्म की कस्टडी में आने की जरूरत नहीं है. देखो मैंने क्या बोला है, एक बार एक्टिव पार्टनर को मिल गया तो फर्म लायबल है, उसमें कस्टडी का सोचा ही नहीं, डिपॉजिट हुआ फर्म में नहीं हुआ कुछ बोला ही नहीं. लेकिन दूसरा मैंने क्या बोला, अमाउंट रिसीव्ड अदर देन एक्टिव पार्टनर, दूसरे किसी को दे दी तो उसमें दो सिचुएशन बनते हैं, कस्टडी में आ गया और मिसयूज हो गया, फर्म लायबल है. फर्म में डिपॉजिट किया और बाद में मिसयूज हो गया, फर्म लायबल. और दूसरा क्या मैंने बताया, डायरेक्टली यूज हो गया, फर्म में आया ही नहीं तो फर्म लायबल नहीं है. समझ में आ गया, ये हमने पढ़ा, ये समझ में आ गया. आगे, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट. देखो अपना एक पार्टनर ए बी सी, अपना एक पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी, ये तीन पार्टनर है. अब देखना तीसरा पार्टनर जो है वो अपना राइट्स ट्रांसफर करना है, मतलब जो भी शेयर है फर्म में वो ट्रांसफर करना चाहता है, शेयर ट्रांसफर करना चाहता है. तो शेयर ट्रांसफर करते हो तो डी को देना चाहता है. अभी डी को देना चाहता है तो डी, अगर सी डी को अगर अपने राइट्स ट्रांसफर करता है, सॉरी शेयर ट्रांसफर करता है, तो डी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना या नहीं बना, बना या नहीं, यस और नो. जोर से कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, यस और नो. ओके, आंसर इज नो, आंसर इज नो. ध्यान दो, पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से बनती है. भूल गए, बेसिक भूल गए. एग्रीमेंट किसके बीच में बना, ऐसा कैसे चलेगा, सी और बी डी के बीच में एग्रीमेंट बना तो डी जो है वो ए एंड बी का पार्टनर बन गया. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं. आपने क्या बोला, एग्रीमेंट बन गई किसके बीच में, सी एंड डी के बीच में. तो सी एंड डी के बीच में एग्रीमेंट बन गई तो डी ऑटोमेटिकली ए एंड बी का पार्टनर कैसे बना. एक्चुअली किसके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ए बी एंड डी, ए बी डी किसके बीच में, ए बी डी के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर ऐसी एग्रीमेंट बन गई ए बी डी के बीच में, ए बी और डी के बीच में, तो डी पार्टनर बनेगा, अदरवाइज बी पार्टनर नहीं है. ही जस्ट ट्रांसफरी ऑफ शेयर, ही जस्ट ट्रांसफरी ऑफ शेयर. फर्क समझ में आ गया. मतलब वो अगर ट्रांसफर ही है, पार्टनर नहीं बना, ध्यान दो, अगर वो सिर्फ ट्रांसफर ही है, पार्टनर नहीं बना, तो उसे पार्टनर्स के राइट्स नहीं मिलते हैं. मतलब वो रेगुलर बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, नहीं कर सकता. समझ में मैं क्या बोल रहा हूं. तो ये ठीक से समझना, ट्रांसफर ही अलग और पार्टनर अलग. पार्टनरशिप में आना है तो सभी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लो. अगर सिर्फ मैंने आपको शेयर दे दिया फर्म का, तो आप मेरे साथ एग्रीमेंट में हो, पार्टनर्स के साथ नहीं हो, तो उस केस में आप पार्टनर नहीं बनते हो, आप क्या बनते हो, ट्रांसफर. और उस केस में आपके लिमिटेड राइट्स होंगे. लिमिटेड राइट्स मतलब कौन से, एक तो पहला राइट आपको क्या, जितना प्रॉफिट हर साल होता है उसका हिस्सा मिलेगा, इंटरफेयर कर सकते हो कुछ नहीं. दूसरा, जब फर्म बंद पड़ेगी उस वक्त आपका शेयर मांगने का हक होगा. और फर्म बंद पड़ने के बाद में आपको अगर लगता है कि आपका शेयर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो उस वक्त आप केस कर सकते हो. तो ये लिमिटेड राइट्स आपके पास होते हैं जब आप ट्रांसफर ही होते हो. तो फर्क समझ में आ गया. आप पार्टनर हो तो सभी राइट्स है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, सभी चीजें है. बट आप ट्रांसफर ही होते हो तो लिमिटेड राइट्स है. ठीक है, तो वहां पे लिखना ट्रांसफरी एंड पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट कंसेप्ट, बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट. Transfer of share will have limited rights. Transfer of share will have limited rights. Will have limited rights. सिंपल बात है ना. एक रीजन समझो, सी ने डी को शेयर दे दिया. अभी नॉट नेसेसरी कि ए एंड बी को डी के ऊपर भरोसा हो, नया जो आया है उसके ऊपर भरोसा नहीं है. समझ आ गया. तो भरोसा है तो ए बी और डी मिलकर एग्रीमेंट करेंगे और पार्टनर ही बना देंगे. और अगर सिर्फ ट्रांसफर करा शेयर तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है डी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं, बट तुम शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो, हम अलाउ कर देते हैं, बट वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा. फर्क समझ में आया है.
ठीक है, शेयर ट्रांसफर करना, उसमें सामने वाला पर्सन ट्रांसफर ही बनता है, पार्टनर नहीं बनता है। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयर दैट पर्सन विल बिकम ट्रांसफरी एंड नॉट पार्टनर। ये वहां पे लगता है तो लिख देना, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, क्या, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयर अदर पर्सन विल बिकम क्या, ट्रांसफरी बट नॉट पार्टनर। एनालिसिस में देखना वो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। अ शेयर ऑफ पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी बट पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर। द असाइनिंग ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, मॉर्गेज और otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as an original partner। ओरिजिनल पार्टनर जैसा उसे स्टेटस कभी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब व्यवहार कैसे मिलेगा, सौतेला, उसके साथ कैसे मिलेगा, सौतेला, ठीक है, सगा और सौतेला, ऐसा ही मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट कैसे, सीओडी को नहीं, सी ने तो पूरा ट्रांसफर किया ना, तो डी को ही मिलेगा। दोनों को कैसे मिलेगा, सी ने अपना शेयर ट्रांसफर किया तो अभी प्रॉफिट किससे मिलेगा, डी को मिलेगा। तो अंडरलाइन करना, द राइट्स ऑफ सच ट्रांसफर क्या है, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस ऑफ पार्टनरशिप क्या है, सच ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल, अंडरलाइन करना, टू इंटरफेयर, अंडरलाइन करना, टू रिक्वायर अकाउंट्स, अकाउंट्स भी मांग नहीं सकता वो, अकाउंट्स भी मांग नहीं सकता, और क्या, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ फर्म, ये भी नहीं कर सकता। ही इज ओनली, अंडरलाइन करना, ही इज पूरा अंडरलाइन करना ये वाला पार्ट, ही इज ओनली एंटाइटल टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज एग्रीड टू बाय द पार्टनर। ही कैनॉट चैलेंज द अकाउंट्स। एंड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी अंडरलाइन करना, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म उसके पास राइट्स क्या है, टू रिसीव शेयर ऑफ द एसेट, एसेट का शेयर मांग सकता है, क्यों, क्योंकि उसका कैपिटल वहां पे है ना। और दूसरा क्या, फॉर द पर्पज ऑफ एसेटिंग द शेयर ही इज इंटाइटल टू एन अकाउंट फ्रॉम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, वो उस वक्त अकाउंट मांग सकता है, कब, डिसोल्यूशन होने के बाद में, जस्ट टू कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया, समझ में आ गया फर्क क्या है, ट्रांसफरी एंड पार्टनर दोनों सेम है या अलग है, अलग है, बराबर। तो जब कोई पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर करता है तो जो जिससे मिल रहा है वो पार्टनर बनता है कि ट्रांसफर ही बनता है, ट्रांसफर ही। तो उससे जब बिजनेस चल रहा है, बिजनेस जब चल रहा है तो उस वक्त उसके पास राइट्स कौन से होते हैं, उससे जब बिजनेस चल रहा है तो उसके पास कौन से राइट्स होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का शेयर मांगो, बाकी कुछ भी नहीं। ना वो इंटरफेयर कर सकता है, ना वो अकाउंट चेक कर सकता है, ना वो अकाउंट की कॉपीज मांग सकता है। लेकिन डिसोल्यूशन के बाद में वो एसेट का हिस्सा मांग सकता है, उसका जो भी हिस्सा बनता है वो कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट भी मांग सकता है। समझ आए? ट्रांसफर ये कंसेप्ट सुना था कि नहीं, आपके चेहरे से लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसा भी होता है क्या, हाँ, ओके, नहीं, ठीक है। तो ओके, ये कंसेप्ट वैसा ही, ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर अलग है, पार्टनर अलग है, करेक्ट है। और अगर उसे पार्टनर बनना हो तो बन सकता है, यस, कैसे, कंसेंट से नहीं, कंसेंट से ट्रांसफर होता है शेयर, कंसेंट नहीं, दूसरा वर्ड नहीं, एग्रीमेंट, ओके, एग्रीमेंट यही उसके लिए ऑप्शन है, कंसेंट हो गया नहीं, ठीक है, ओके, उसकी एग्रीमेंट बोलना है वहां पे, क्या बताना है, एग्रीमेंट, हाँ, एडमिशन, ठीक है। तो उस केस में इन शॉर्ट क्या है कि वो एडमिशन बन जाएगा। माइनर को ले सकते हैं क्या, माइनर मतलब कौन, अपने वो बचपन में होता है ना कि वो नहीं, लिंबू टिम्बू, कच्चा लींबू, और क्या बुलाते थे, और क्या बुलाते थे, कच्चा लींबू, वही बुलाते थे, हाँ, लिंबू टिम्बू, हाँ। तो वो क्या करता था बचपन में, आपने देखा होगा, क्रिकेट खेलने के लिए वो जो लिंबू टिम्बू है वो आ जाता था, ठीक है, और वो दोनों साइड से बैटिंग करता था और फील्डिंग के टाइम पे भाग जाता था, ऐसा ही होता था ना, मतलब बैटिंग करता था, ओके, और हम भी क्या सोचते हैं, चलो ठीक है, बॉल डालेंगे, आउट कर लेंगे 2-3 बॉल में, ठीक है, और वो फील्डिंग के टाइम पे भाग जाता था, तो वो वाला ही, ठीक है, मतलब वो बैटिंग तो करेगा लेकिन फील्डिंग के लिए लायबिलिटी जब आएगी तब भाग जाएगा, समझ में आया, लायबिलिटी जब आएगी तब वो भाग जाएगा, बैटिंग करने के लिए वो वहां पे, समझा गया, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, फील्डिंग करने के लिए उसका कोई काम नहीं है, समझा गया, मतलब सिर्फ बेनिफिट के लिए वो रहेगा,
और जब लायबिलिटी आती है तब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो लिम्बू टिम्बू यहां पे भी वैसे ही अप्लीकेबल है जैसा आपने बचपन में किया था, ठीक है। हाँ सभी ने किया है, अलग क्या किया है? हाँ सभी लोग चीजें वही कहते हैं, अलग क्या कहते हैं, ठीक है। तो हंस मत हाँ तो कंट्रोल उदय, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल, हाँ। तो बेसिकली आपको माइनर का कंसेप्ट समझ आएगा। वो आएगा बेनिफिट के लिए, ही विल बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। उसकी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। वो लायबल कितने तक है? जितना उसका शिप सिर्फ शेयर है फर्म में, वो पर्सनली लायबल नहीं है। जितना उसका शेयर है फर्म में उतने के लिए वो लायबल है। तो यहां पे अंडरलाइन करना, और उसे लेना हो तो सभी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पे लिख देना कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, लिख देना कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, और क्या ओनली फॉर बेनिफिट, ओनली फॉर बेनिफिट ये भी लिख देना। और तीसरा क्या लिखना है? लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन, जितना उसका शेयर कैपिटल में हो गया, शेयर इन फॉर्म। तो देखो यहां पे दिया है सच माइनर हैज राइट टू सच शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का शेयर मांग सकता है। सच माइनर शेयर इज लायबल, अंडरलाइन करना, लायबल क्या है? उसका शेयर, मैंने लिख के दिया ऊपर, ओके, उसका शेयर लायबल है। सच माइनर मे नॉट स्यू द पार्टनर फॉर एन अकाउंट, अंडरलाइन करना, वो पार्टनर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, अकाउंट दिखाओ, ठीक है। छोटू को अकाउंट दिखाने है क्या? नहीं, ठीक है। तो छोटू को अकाउंट नहीं दिखाने, ये अपना छोटू है। क्या था छोटू? हाँ क्या माइनर? ओके ठीक है। है ना? माइनर जल्दी ही बड़ा बन गया, ओके। हेलो, वो छोटा भीम जैसा हो गया, छोटा भीम। छोटा भीम कैसे कि वो छोटा होता है बट वो बहुत कुछ बड़ी बातें कहता है, ठीक है। छोटा भीम अरे मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। कोई उसको छोटा भीम नहीं बुलाएगा, क्या नहीं बुलाएगा? कोई भी नहीं बुलाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आएगा छोटा भीम बुलाए तो। क्या नहीं बुलाना है? मैं बोल रहा हूं मत बुलाओ, हाँ ठीक है। हाँ छोटा भीम का आपको बीच में बताया ना, वो लड्डू कहां से निकालता है, हाँ ये भी डिस्कस हो गया था, ठीक है। चलो आगे, वो मिस्ट्री किसी ने सॉल्व की कि नहीं? आपने बाद में छोटा भीम देखा कि नहीं? मैंने बोलने के बाद में किसी ने तो देखा होगा, ऑब्जर्व किया कि नहीं? मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं? सही है ना, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी पता करनी है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। हाँ चलो आगे। तो मतलब आप क्लास में बैठे हो, लड्डू आ गया, खा लिया, अरे उसके पास अनलिमिटेड लड्डू है, वो टेक्नोलॉजी पता कर लो। आगे हाँ, अंडरलाइन करना, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, उसको टाइम दिया जाएगा जब वो मेजर बनता है। कितना टाइम दिया जाएगा? 6 महीने का। किस चीज के लिए? ये डिसाइड करने के लिए कि वो फर्म के साथ जाना चाहता है या फर्म से निकलना चाहता है। कितना टाइम है? अंडरलाइन करना, 6 months of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefit of partnership, whichever date is later, such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become partner in the firm, and such notice shall determine his position as regard to firm. मतलब 6 महीने माइनर मेजर बन गया, ठीक है। बर्थ डेट के बाद में उसकी, ठीक है, उसकी बर्थ डेट क्या है तुम्हारी?
16 अगस्त 2001, ठीक है, 16 अगस्त 2001। ओके, तो उसके बाद में उसके बाद में देखो अभी 18 साल 16 अगस्त को कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 16 अगस्त के बाद में 6 महीने उसके पास टाइम होगा क्या डिसाइड करने के लिए, पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद पार्टनर बन जाएगा, या नोटिस भी दे सकता है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, ठीक है। और अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो क्या, पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। अगर वो पार्टनर बन जाता है, क्यों बन जाता है, उसने सिलेक्ट किया पार्टनर बनना, या दूसरा क्या उसने नोटिस नहीं दी, तो ऐसे केस में उसकी लायबिलिटी कब से होगी फिर, हाँ, जब पार्टनर हुआ तब से। परफेक्ट, ध्यान देना, एक ठीक से सुनना, उसने क्या सेलेक्ट किया, आज वो क्या बन गया, मेजर। 6 महीने में क्या डिसाइड करेगा, पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है। नहीं बनना है तो अच्छी बात है, उसका सिर्फ शेयर लायबल है। आज तक क्या था, माइनर था ना, उसका शेयर लायबल है। लेकिन वो पार्टनर बनता है ना, तो उसकी लायबिलिटी जब से वो पार्टनर बना था माइनर, तब से उसकी लायबिलिटी, ये ठीक से समझना, ही इज लायबल फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी तब से हो जाती है। फिर से वो बर्थडेट के बाद में, मतलब 18 साल कंप्लीट किए, कितना टाइम है उसके पास, बोलो 6 महीने। 6 महीने में क्या डिसाइड करना है, टू बिकम पार्टनर और नॉट टू बिकम पार्टनर। वो अगर पार्टनर बनना चाहता है तो उसकी लायबिलिटी कब से है, बिगिनिंग, जब से वो आया था तब से लायबल है, ठीक है। और अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो उसकी लायबिलिटी, ठीक है, सिर्फ वो खुद लायबल नहीं है, उसका सिर्फ शेयर लायबल है, क्लियर। तो यहां पे देखना, हाँ, प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम पार्टनर इन अ फर्म ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 months, ठीक है। आगे अंडरलाइन करना, वेयर सच पर्सन बिकम्स पार्टनर, अगले पेज पे 7 नंबर का पॉइंट, वेयर सच पार्टनर बिकम्स पार्टनर, सच पर्सन बिकम्स पार्टनर, हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम पार्टनर। उसकी लायबिलिटी तब से स्टार्ट होती है व्हेन ही बिकम पार्टनर, अंडरलाइन किया। बट ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनल लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस ही वॉज एडमिटेड इन फर्म। 17 साल का जब था, 16 ईयर्स का था, ठीक है, तो तब वो पार्टनरशिप में आया था। 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में 6 महीने में डिसाइड करना है कि हमने जो गलती की 16th ईयर में, वो गलती है ओके, या अच्छा कुछ किया। अगर वो 6 महीने में उसे लगता है कि नहीं कंटिन्यू करना है ड्यूअल रिलेशनशिप के साथ, हाँ, ड्यूअल हमने पढ़ा था ना, तो वो कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन उसकी लायबिलिटी कब से है, जो 16वें साल में किया था तब से अभी तक वो लायबल है, पर्सनल लायबिलिटी है, ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं मुझे डिसकंटिन्यू करना है, तो वो पर्सनल लायबल नहीं है, सिर्फ उसका शेयर लायबल है। फर्क समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे देखो, हाँ, वेयर सच पार्टनर इलेक्ट्स नॉट टू बिकम पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, हिज राइट्स एंड लायबिलिटी शैल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर, तो वो माइनर के जैसा ट्रीट किया जाएगा जब जा तब, ठीक है, समझ में आ गया। उसे चॉकलेट आइसक्रीम देके भेज देंगे, ठीक है, अगर वो इनकेस जा रहा है तो माइनर ट्रीट करना है उसे। आगे, ही शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर डेट ऑफ नोटिस, वो तो सिंपल बात है, उसने जब नोटिस दी थी उसके बाद में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके लिए वो लायबल नहीं है। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, तो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो केस कर सकता है, ठीक है, कोई डाउट है। राइट्स क्या माइनर के, माइनर हैज, नीचे देखना राइट्स, अंडरलाइन करना, माइनर पार्टनर हैज राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाद में ही कैन हैव एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। आगे, ही कैन sue द पार्टनर फॉर अकाउंट, ये कब की बात चल रही है, ये कब की बात चल रही है, जब वो कंटिन्यू कर रहा है या जब वो जा रहा है, क्या बोल रहा है ये, जा रहे हो तो ना, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, ऐसा ही मैंने उस वक्त कहा था, बट वो चली गई, क्या कर सकते हैं अभी उसके लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी उस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है, वो थोड़े दिन 3 महीने गम था, ठीक है, 3 महीने के बाद में हाँ हेम आई हाँ, 3 महीने में मुझे मतलब मैम मिल गई, तो कोई मतलब वहां पे उसका गम नहीं रहा या गम नहीं हुआ बाद में, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में कोई अच्छी चीज आने वाली हो तो पहले
हाथ खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो वो टाइप का वहां पे कुछ हो गया, तो रोने वाली बातें कुछ उसमें नहीं होती है, ठीक है। हाँ चलो बराबर ना, वो माइनर थे तब की बात थी, बाद में मेजर बन गए, 6 महीने में डिसाइड हो गया क्या करना है, ओके। तो बाद में डिसकंटिन्यू हो गया और नई जगह पे पार्टनरशिप हो गई, ओके। हाँ सिंपल बात है। तो हाँ स्टिल अभी भी चल रही है, ठीक है। तो आगे क्या हुआ? ऐसे कमीने दुश्मनों की जरूरत ही नहीं मुझे, आप जैसे स्टूडेंट्स है बोल रहे डिसोल्यूशन कब होने वाला है। हाँ अब तुझे क्या इंटरेस्ट है उसमें? हाँ 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 वही तो नहीं, बट उससे क्या इंटरेस्ट है, डिसोल्यूशन कब होने वाला है? हाँ ठीक है आगे लाइबिलिटीज, ध्यान दो ये कंप्लीट करना है, वो हमें निकलना है। हाँ इसलिए दुश्मन में बाहर नहीं ढूंढता, यहाँ पे ही, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ही बहुत दुश्मन है। हाँ ठीक है। हाँ आगे लाइबिलिटी, ध्यान दो सभी। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, अभी बाकी का तो मंडे को ही होगा, मंडे को है ना लास्ट। अरे ये मतलब मुझे ही पता नहीं चलता आप लोगों को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं, ठीक है कि मतलब। हाँ हाँ चलो ध्यान दो, इतना कंप्लीट कर लेते हैं। लाइबिलिटी बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी होने से पहले लाइबिलिटी कितनी होती है बोलो, सभी को पता है। उसकी लाइबिलिटी कितनी है? पर्सनल लाइबिलिटी है क्या? पर्सनल लाइबिलिटी है या नहीं है? नहीं है। ठीक है आगे, वो माइनर कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। ओ क्यों? माइनर कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट ऐसा दिया है, क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी तब आती है जब लाइबिलिटी होती है, पर्सनल लाइबिलिटी होती है, और पर्सनल लाइबिलिटी उसके ऊपर कभी आती ही नहीं, इस वजह से माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं बनता है। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी होने के बाद में क्या आपको पता है, when he becomes partner, रिपीट किया उन्होंने सभी चीजें, ओके यही डिस्कस किया ना। he becomes personally liable to third parties for all act since he was admitted, and his share of property and profit of the firm remains the same to which he was entitled as a minor. माइनर के बाद में वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करता है तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहता है? सेम, क्लियर। बट उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। When he elects not to become partner, तो क्या बोलो? पब्लिक नोटिस देनी है, पब्लिक नोटिस देनी है, और क्या? His shares shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice. Okay, and he shall be entitled to sue the partner for his share. यही चीजें पढ़ी, मुझे लगता है कि ये पूरा एक पेज रिपीट किया उन्होंने फिर से, ठीक है। एनालिसिस में वही बात है वो रिपीट करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देता है, क्लियर। तो कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो, पक्का? ओके, आपकी बीकॉम की छुट्टी शुरू होने से पहले मुझे लगता है कि आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ